नमस्कार दोस्तों, बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। 22 सितंबर 2024 को महापंचायत की तीसरी बैठक कांगड़ा के ज्वालाजी में संपन्न हुई। दोस्तों, महापंचायत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी धारणा है जिसमें कि सारी जातियां, बहुजन की सारी जातियां, बहुजन के सारे संगठन, बहुजन के सारे वर्ग एक मंच पर आना चाहते हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए प्रयास भी बहुत ज्यादा जोरों से इसके लिए प्रयास जारी हैं। दोस्तों, इस बैठक में क्या हुआ, इस महापंचायत, जो अभी महापंचायत तो इसको नहीं कहा जा सकता है, पर ये महापंचायत के लिए तैयारियां हो रही हैं कि पूरे संगठन, पूरी जातियां, पूरे वर्ग जो बहुजनों के हैं, जो बिखरे थे हजारों सालों से, जिनको हजारों सालों से एक ऐसे षड्यंत्र से बांट दिया गया था कि बांटो और राज करो। आज एक सोच पैदा हुई है, आज एक जीन्स पैदा हुआ है, आज एक ऐसी बॉडी के अंदर एक ऐसी ग्रंथि पैदा हुई है कि हम लोग साथ आ सकते हैं। और जब हम इस देश में साथ आएंगे, इस भारत में हमारा बहुजन साथ होगा, 85% का नारा लगता है, तो इस देश में क्या होगा, इस देश में क्या परिवर्तन होगा, आप समझ सकते हो। साथियों, मेरे पास छोटे छोटे क्लिप्स हैं, छोटी छोटी ये हैं कि किस तरह से वहां डेवलपमेंट हुई, किस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग हो रही है और किस तरह से इस पर मंथन हो रहा है और कितने संगठन इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सारे में आपको ये सारी चीजें आज आपको दिखाना चाह रहा हूं और एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन मैं ये बहुजन टीवी कोशिश करता है जहां पर कि इस तरह की एक्टिविटीज होती है, बहुजन संगठित होना चाह रहा है, बहुजन एक होना चाह रहा है, बहुजन एक आपस में एक रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं पूरे देश में। बहुजन टीवी की कोशिश है कि ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने लाया जाए। गुरु रविदास मंदिर के शुभ पावन भवन में सभी का सादर स्वागत है और हमारे बीच में एक छोटे भीम आए हैं, इनका नाम अभिनव भारद्वाज है और ये प्रस्तावना बोलेंगे। हम जो भी प्रोग्राम करते हैं बाबा साहब से संबंधित, तो हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। उसने मिला कि क्या जरूरत तो मैंने बोला चलो, और थोड़ा रिक्वेस्ट करेगी आप सभी से कि आप सभी 2-3 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और प्रस्तावना बोले इसके साथ, जैसे कि बोलेगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम। जय संविधान। तो सारे सवालों को मद्देनजर रखते हुए हमारे बीच में श्रेष्ठ बुद्धिजीवी आए, उन्होंने हमारे इस परेशानी को समझा। हमारी कई बैठकें हुई तो बैठकों में कई बार हम बिल्कुल निराश हो गए, तो हमारी मातृशक्ति ने शिमला से है
एडवोकेट पार्वती जी, वो तुरंत उठ के आई और मेरे पास बैठे सोलन से। उन्होंने कहा भैया आप चिंता न करें, कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे करो। बहुत हौसला दिया। एक 5 सेकंड के लिए मैंने ऐसा मान लिया कि जो हमने कंसेप्ट सोचा है वो हमारी सोच तक ही रह गया, हम इसको फील्ड में नहीं उतार पाएंगे, हम फेल हो गए। साथियों, जब बहन ने मेरे कान में आकर ये 2 शब्द बोले, वो शब्द जो है मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए और वहीं से एनर्जी मिली। वहीं पे दूसरी बैठक मंडी में डिसाइड हुई। मंडी में हमारे बीच में आदरणीय प्रिंसिपल साहब प्रकाश चंद जी अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, वो भी आएंगे, जिन्होंने ड्राफ्ट पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत सहयोग किया, पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो है उसको बताया, हमें मार्गदर्शन किया। तो बैठक में जब मंडी में बैठक हुई तो वहां से हमारे साथ पंचायत प्रधान सतपाल जी वहां गए हुए थे और सेक्रेटरी साहिबान गए हुए थे। तो वहां पर इनको अच्छा लगा, कुछ इनकी संतुष्टि हुई, तो इन्होंने कहा हाँ यार कंसेप्ट तो ठीक है और समझ में भी आ रहा है। तो थोड़ा सा नाम आपको बताऊं, नाम तो बहुत बड़ा है। जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, टीवी पे आते हैं। हाँ हाँ, वो टीवी पर आते हैं। हाँ, बख्शी साहब टीवी पे सुन के हाँ जी, डर जाते हैं। हाँ जी। मैं पाकिस्तान के डिबेट में ज़्यादा आते हैं। और उनके साथ हमारी एक संस्था है वेटरन्स इंडिया, जो भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी हैं, सिपाही से लेकर जनरल तक, उसका मैं नॉर्थन इंडिया का कोऑर्डिनेटर। और ये सब सीखते सीखते फिर हमने जो यहाँ ये मंच, इस मंच पे हम पहुँच गए, जो पब्लिक ने हमें सिखाया, 2 चीज़ें थोड़ी सी बात करी थी मैंने कि जब लोगों ने हमें समाज में सिखाया, सीखते सीखते हम पहुँच गए अखिल भारतीय हिंदू अखिल भारतीय। और मैं जिला बिलासपुर की सिख समाज से हूँ और मैं SC ST OBC सिख मोर्चा से भी काम कर रहा हूँ और पॉलिसिंग के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। के निवासी थे, उन्होंने 10 मरले पहले जगह दी थी, तो बाद में पूरा एक्सटेंशन कर दिया था उसका। और मिलने के बाद हमने इस भवन का निर्माण किया था। और भवन निर्माण के लिए हमारे जो कांग्रेस विधायक थे या दूसरे गणमान्य व्यक्ति थे, उनके सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर छत के ऊपर भी कुछ न कुछ हो, लेकिन देखें क्या बनते हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सीधे पेड़ों पे आरे चलाए जाते हैं। बलहीनों का बाल बांका ना हुआ, बलहीन ही सदा सताए जाते हैं। साहब, बलहीन नहीं बनना है। आप कुछ भी हो, आपको ताकत। और भेदभाव तो इतना है कि आप देखते हैं कि मछली पानी में होती है, आपको पता है कि पानी कब पीती है? ऐसा भेदभाव चला हुआ है। ऐसे तो कहते हैं जी भेदभाव नहीं है, परंतु चरम सीमा पे है। बहुत सारी बातें। एक मैं ये कहता हूं कि एक रविदास सभा जिसके 6 लाख चमार ही 6 जिलों के अंदर, जिनके भाटिया साहब अध्यक्ष, अगर मैं गलत ना, 6 लाख कोली समाज का कोई है आया हुआ? आए हैं आप तो शिमला के, यहाँ से कोली जो है वो राजपूत संस्था है। ये बहुत बड़ी बात जो हो गई है हमारे यहाँ पे, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है साहब, वो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसके हमारे हक हुकूक मारे जा रहे हैं। आप लोगों ने एक लोहार जात ऐसी पैदा कर दी अपर हिमाचल में, हमारे लोहार यहाँ पे हमें कटाक्ष कर रहे हैं, काफी हमारा नुकसान कर दिया। हम चाहते हैं कोली समाज भी 6 लाख, 57 जातियां हिमाचल प्रदेश के अंदर इसमें है, ऐसी उसमें है। तो 57 जातियों में मैं कहता हूं 2 जातियां जो कोली और चमार हैं, अगर मिल जाएं तो आप तख्ता पलट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? भीम जय भीम जय भीम। कम से कम एनर्जी जो है बहुत अच्छा आप लोगों ने। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रबंधक जिन्होंने यहाँ का आयोजन किया, उनका मैं बहुत बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। वह बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों से, शिमला से, सोलन से, बिलासपुर से, ऊना से और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के और मंडी से लोग आए। मैं सबका यहाँ पहुँचने पर
बहुत बहुत आभार। साथियों, बहुत अच्छा बोला हमारे वक्ताओं ने, लेकिन जरूरत क्या पड़ी आज हमें इकट्ठा होने की? बहुत सारे संगठन है, 1200 मेरी नॉलेज के मुताबिक 1200 संगठन हिमाचल में और 56 हमारी टोटल जातियां हैं। टोटल 56 जातियां हैं और संगठन है हमारे 1200। फिर भी हमारी अस्मिता लुटती है, फिर भी हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं स्कूल में पानी का घड़ा छूने पर, कहीं हमारे बच्चों को जो है वो कहीं जमीन में गुजरने पर प्रताड़ित किया जाता है, कहीं मंदिरों में जाने पर प्रताड़ित किया जाता है। क्यों? सभी लोग हम कहते हैं हिंदू। कितने लोग यहाँ हिंदू बैठे हैं? हाथ खड़ा करेंगे भला? और जब चुनाव आता है तो हम हिंदू बन जाते हैं। ये ठीक है, आप लोगों का बड़ा मैं दिल की गहराइयों से फिर धन्यवाद कि आपने अपने आप को हिंदू एक्सेप्ट नहीं किया। आज हमारे लोगों पे झूठी जो है वो मुकदमे किए जाते हैं। जब हमारे लोगों पे एट्रोसिटी लगती है तो हमारे लोगों को ही अंदर किया जाता है और जो जुल्मी है वो बाहर रहता है। बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उस संगठन का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूं। मेरे धर्मपुर में भी अपना एक संगठन है, लेकिन मेरे होते हुए भी वो वहां के लोगों के साथ एट्रोसिटी होती है। क्यों? संगठन नाम के हमने बना के रखे हैं, लेकिन काम जीरो है। मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता यहाँ जो लोग आए हैं, लेकिन संगठन क्यों बने, इसके पीछे रहस्य है कि हमारे यहाँ ज्यादातर हिमाचल में जो हमारी कोली बिरादरी के विधायक हैं वो ज्यादा बनते हैं। पता नहीं क्यों, मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता। मुझे उनसे कोई एलर्जी नहीं है, अच्छी बात है, हमारे भाई है। लेकिन जब उनका कोई काम हुआ तो वहां के लोग, दूसरे बिरादरी के लोगों ने बोला कि भाई इनको यहाँ भवन दे दिया, हमें नहीं दिया। तो वो कहने लगे भाई आप संगठित नहीं है, आप छोटा सा संगठन बनाओ ना, संस्था के माध्यम से हम आपको संगठन से आपको कुछ देंगे। साथियों, बहुत सारे संगठन इसमें, जिसमें मैं कह सकता हूं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हिमाचल में, इसमें शामिल हुई। और आप खुद देखिए उनकी चीफ जो किस तरह से समर्थन दे रहे बहुजन महापंचायत को बनाने के लिए। आप इसको खुद एनालाइज करिए कि क्यों बहुजन एक मंच पर आना चाहता है और आज समय की क्या जरूरत है और समय आज किस तरह का है। आज हमें बट के रहना है या साथ आना है, क्योंकि बहुजनों को बहुत ज्यादा बांटा गया है। बहुजनों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी इस तरह का वो विखराव है कि कुछ इनको दे दो और इनको बांट दो और राजनीतिक फायदा उठाओ इन लोगों का। क्योंकि वोट, जितना भी वोट का सपोर्ट है, जितनी भी वोट हैं और जितना भी समर्थन हम सरकार बनाने में है, वो बहुजनों का बहुत बड़ा हाथ इसमें रहता है। साथियों, आप देखिए कि बहुजन महापंचायत कैसे डेवलप हो रही है, बहुजन एकता कैसे, बहुजन मिशन इस देश में कैसे आगे बढ़ रहा है, बहुजनों का अभियान इस देश में कैसे आगे बढ़ रहा है। और आप इसको जरूर देखें और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कितना जल्दी बहुजन इस देश में आगे बढ़ेगा और इस देश में जो डिसीजन आता है, जो डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, ये बहुजन के हित में ही होगा। कहाँ से आते हैं सर आप? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सर आप? मैं प्रकाश चंद भाटिया, अच्छा, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा। अच्छा जी सर। और मैं नहीं सर, आपको ये जरूरत क्यों पड़ रही है ये महापंचायत बनाने की? आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी बड़ी है, पूरे हिमाचल में चल रही है। ये आपका बिल्कुल कटु सत्य है कि हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी। लेकिन हम जो अब ऑर्गेनाइजेशन में बंटे हुए हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में बंटे हुए हैं। हाँ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी अनुसूचित जाति है हिमाचल प्रदेश में, उसका मुद्दा एक ही होता है। हाँ। तो हम सबको एक बैनर तले इकट्ठा करके हम उस बैनर के माध्यम से 57 जातियों का जो हमारा झंडा है उसको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हम सरकार तक पहुंचाएं। सर, मुझे लगता है कि सभी वर्गों के, सभी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एजेंडे, अलग अलग मिशन हैं, अलग अलग उनके बायलॉस हैं। तो आप किस तरह से इसको एकत्र करने में कामयाब हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्या प्लानिंग है आपकी? सर बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि हर जो कम्युनिटी है उसका अपना एक सामाजिक मुद्दा होता है। वो अपना सामाजिक मुद्दा अपने संगठन के माध्यम से उठाए। लेकिन हमारा जो एक मुद्दा, साझा मुद्दा है, जैसे अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो आपका क्रीमी लेयर के ऊपर आया, आरक्षण के ऊपर मुद्दा आया, ये हमारा सर्व साझा मुद्दा है।
इसके अलावा हमारा जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का मुद्दा है, ये हमारा स्तुंजा जातियों का मुद्दा है, ना कि एक जाति का मुद्दा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये महापंचायत के माध्यम से हम सरकार के पास जाएं और ये हमारी एक आदमी ने हमारी स्तुंजा जातियों के पास जो डिमांड लेकर आई। सर मैं सोचता हूँ जैसे आपने ये मैथमेटिक्स बोला कि सारे कास्टों को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को हिमाचल में नहीं पूरे भारत में एक मंच पर लाना है, तो ये तो इतिहास में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा ये कैसे सर ये आपके दिमाग में सर ये प्रेरणा जो है हमारी बहुत पुरानी एक डिमांड है। हम वहाँ से चले हुए थे लेकिन बीच रास्ते में हम छूट गए, तो उसको हम दोबारा फिर रीऑर्गेनाइज इसको करना चाहते हैं। और बाबा साहब तो अकेले थे, हम तो हिमाचल प्रदेश में देखो स्तुंजा जातियाँ हैं, स्तुंजा जाति के लोग जो है आज बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे पास HAS बैठे हो, IAS बैठे हैं, उनके सहारे से हम आगे निकलेंगे। सर मुबारक हो आपको, आप जरूर इस मिशन में कामयाब हुए और आपने बहुजन टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार जी। धन्यवाद भारती जी, धन्यवाद। ये बात मान के चले, इसलिए एक दूसरे पर दोषारोपण ना लगाएं। ये एक कंसेप्ट है हिमाचल प्रदेश में कि महापंचायत की जाए बहुजन समाज की। सभी लोग शिक्षित हैं, आप किसी भी तरह से रिसर्च कर सकते हैं बहुजन किसको कहा। बाबा साहब ने बहुजन शब्द का, फुले ने बहुजन शब्द का जो प्रयोग है वो 3 लोगों के लिए किया। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसी को माना जाता था। पहले 2 ही वर्गों को माना जाता, उसके बाद अल्पसंख्यक उसमें जोड़े गए। पर वो चीज किसी मकसद को लेकर होती है, जो हम 10 आदमी कहा इन्होंने जो बैठेंगे इसमें, इनके बाद यही बैठेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे ये शब्द क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि आम व्यक्ति को ये धारणाएं समझ नहीं आनी है। ये एक खोज की हुई चीज है कि क्या कैसे करना है। अब है जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम मंडी में, घुमारवी में, शिमला में या कांगड़ा में इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? प्रश्न ये है हमारे बीच में, बाकी कोई प्रश्न, बाकी सबको सब पता है। तो बुद्धिजीवी साथियों, मेरी अपनी जो समझ है, जो मैंने फिर इसमें लिखी खोजबीन करके, मेरी धर्मपत्नी सुमन प्रकाश ने, क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत ज़्यादा आती नहीं तो उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। समझ ये है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो यहाँ पे हर एक उपजाति का संगठन है। इसके अलावा सामूहिक संगठन भी है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जात का, एक जात का तो है ही, उसके बाद सामूहिक भी है, सामूहिक के बाद मोर्चे भी हैं, मोर्चे के बाद संस्थाएं भी बनी, और वो लोग अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी समझ से हमारे समाज के विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। उन पर किसी प्रकार की जो संदेह है हमें नहीं। हम ये मान के चले कि आपके रविदास महासभा ठीक काम नहीं कर रही इसलिए जरूरत पड़ रही है, कबीर महासभा नहीं काम कर रही इसलिए जरूरत पड़ रही है, या कोई महासभा काम नहीं कर रही इसलिए नहीं। वो सभी बखूबी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, और यही कारण है कि जो जितना घटना चाहिए हमारे ऊपर उतना नहीं घट रहा है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि इतने संगठन होने के बावजूद जो हमसे छीना जा रहा है या जो हमें मिलना चाहिए हमें नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हम संगठित भी हैं, संगठन भी बड़े हैं। यहाँ पे आदरणीय PC भाटिया जी बैठे हैं, श्री प्रकाश चंद्र भाटिया जी, तो वो रविदास महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो संविधान में है, या सामाजिक परिवेश को बदलने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हमारा जो विकास है वो होना है, या उसमें नीति
यहाँ थोड़ी देर पहले मैं पहुंचा तो बात लगी थी कि सब प्लान योजना भी है, उसके लिए भी हमारे संगठन बना है, काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि वो सब प्लान योजना वैसे की वैसी है, उसका पैसा जो है वो वहां से उठ के कहाँ जा रहा है मालूम है आपको? जो गौ सदन बन रहे हैं उनको जा रहा है, यानी हमारा पैसा जानवरों के विकास के लिए जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे जो नियुक्तियों की पॉलिसीज बनी हिमाचल प्रदेश में, वो बड़ी बड़ी लंबी बात है, मैं शॉर्टकट कर बोल रहा हूँ। तो उन नियुक्तियों में भी वहां उस सब का पैसा जाता है। तो भाई जरूरत इसलिए पड़ी कि हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना था, इसलिए आज जरूरत है कि उन सब संगठनों के नेताओं को एक किसी मंच पे आना हो। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक शायद हमारा विकास, हमारी योजनाएं पूरी नहीं। मेरा मकसद है कि मैं सारी ये जो महापंचायत वाले इससे सहमत हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी वो 4 पंक्तियां होती है ना कविता, वो आदत है। कोई कविता की लिखी बड़ी पुरानी, वो दिल्ली में भी जाके मैं बोल आया हूँ, तो वो मेरी परमानेंट कविता है, 2016 की है। उठ वे शेरा वक्त आ गया तेरा, कविता का शीर्षक है उठ वे शेरा वक्त आ गया तेरा। मकसद जागना और जगाना है। मेरा जो मकसद है जागना और जगाना है। बोले भरियां किश्तियां डुब जानियां न, भरियां किश्तियां डुब जानियां न, जिन्हां दा चंगा खेबनहार नहीं हुंदा, जिन्हां दा चंगा खेबनहार नहीं हुंदा। लुट जानियां न कौमां, मुक जानियां न कौमां, जिन्हां दा चंगा पालनहार नहीं हुंदा। तो उठ वो शेरा वक्त आ गया तेरा, तो शेर तो आप ही हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चर्चा इसी पे हो रही है ना, अंधेरा ही है ना, कभी की कल्पना है। वक्त आ गया तेरा, जब जब तू जागा है, दूर लुटेरा भागा है। अभी हमारे प्रिंसिपल महोदय ने बताया, उन्होंने बताया, जो भाई साहब हैं हमारे बुजुर्ग कह रहे थे, हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि जब जब तू जागा है, दूर लुटेरा भागा है। आपको जागने की जरूरत है, लुटेरा भागेगा। खुद जागना, औरों को जगाना है। अब खुद जाग के मैं जाग जाऊंगा, आप जाग जाएंगे, अकेले कुछ नहीं कर सकते। खुद जागना, औरों को जगाना है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उजाला तू नहीं लाना। जब तक आपके मन में ये नहीं होगा कि उजाला मैंने ही लाना है। उनका जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव सभी ने मुख्यमंत्री को भेजा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनना चाहिए और हम इस गठबंधन का हिस्सा हैं। तो जैसा साथियों ने बातचीत करी कि ये जो पूरा संविधान में हिस्सेदारी का सवाल है, ये हिस्सेदारी का सवाल हमारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, आर्टिकल 38, 46, उसके प्रोविजन के तहत शुरुआत हुई इसकी। जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पीछे रह गया समाज, वो उस समाज को बराबरी लाने के लिए, उस समाज को दूसरा जो समाज है जो साधन संपन्न है उसके बराबर लाने के लिए उनको शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो उसी तरह पे 79-80 के दौर में, 1980 के दौर में जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, उस दौरान जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना की शुरुआत हुई। उससे पहले ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घटक योजना की शुरुआत हुई और छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना की शुरुआत हुई। और ये 3 सिद्धांत थे इस योजना के कि मुख्य तौर पे ये जो बजट आएगा इस योजना में वो आबादी के अनुपात में आएगा और ये बजट जो है, ये बजट उस समाज की शैक्षणिक और आर्थिक विकास पे खर्च होगा और ये पैसा जो है ना लैप्स होगा ना डाइवर्ट होगा।
इन 3 सिद्धांतों पे यही योजना की शुरुआत हुई। थोड़ा सा टिप्स बता देता हूँ। पहली बात, 2 ही बातें बताऊंगा। पहली बात यह है कि इन्हीं के किताबों में एक हरिवंश पुराण नाम की किताब है। उस हरिवंश पुराण में लिखा है कि बोले एक उसका उदाहरण दिया है उसने कि भाई एक आम का वृक्ष था, तो कोई उधर से जा रहा था, उसने किसी ने आम खा लिया और गुठली वहीं फेंक दी। तो जब वो गुठली सूख गई तो कोई लात इधर मारा था तो कोई उसने उधर मारा था। तो जब लाठी तो उधर मारा था तो वो गुठली ने कहते एक बार रिक्वेस्ट की उस आम से कि हे आम, मैं भी तेरा एक अंश हूँ और मैं मेरी ये हालत है और तू हरा भरा वृक्ष है, तो ये क्या कारण है? तो कहते आम ने बोला, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आम ने उसको बोला कि गुठली ये सही बात है कि तू भी इतनी बड़ी हरी भरी वृक्ष हो सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। और वो प्रयोग ये कि अभी तेरे को ठोकर मार रहे हैं ना, इससे बात नहीं बनेगी, तेरे को तो मिट्टी में मिलना पड़ेगा पहले। जब तू मिट्टी में मिलेगी तब तेरे अंदर अंकुर फूटेगा और अंकुर फूटने से तू कहते एक विशाल वृक्ष बनेगी और मेरी तरह तू भी हरियाली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, हम ठोकर से उठा रहे हैं। पहली बात जातिवाद है। इस जातिवाद को हमने मिट्टी में मिलाना है, रखना ही नहीं है। जिस दिन हम इस जातिवाद को मिट्टी में मिला देंगे, हमारे एक विचार का अंकुर फूटेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास विचार नहीं था, विचार पहले भी, लेकिन हम बोलते हैं कि कट्ठे क्यों नहीं होते। तो कट्ठे तो हम पहले भी है, कट्ठे तो है। कट्ठे का मतलब भी 2 तरह का होता है ना। हम संगठित नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जिस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए एक विचार शक्ति चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास विचार नहीं है, हमारे पास विचार बुद्ध का विचार है, रविदास जी का विचार है, कबीरदास जी का विचार है, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार है, ज्योतिबा फुले का विचार है और कांशीराम जी का विचार है। और उनका सबका विचार एक मिलता है। लेकिन हमने क्या किया, विचार एक रस्सी होती है जिसमें हम सभी को बांध सकते हैं, और हम उस रस्सी के टुकड़े कर दिए संगठित करने के लिए। हमने अपने अपने गटर बना दिए। किसी ने चमार का गटर बना दिया, किसी ने लोहार का बना दिया, किसी ने कोड़ी का बना दिया, किसी ने डोमने का बना दिया और किसी ने वाल्मीकि का बना दिया। छोटे छोटे गटर बना के हम बैठ गए। तो कैसे चलेगा काम? तो ये रस्सी को मत तोड़ो, विचार रूपी रस्सी को मत तोड़ो। विचार रूपी जो रस्सी है हमारे पास, उसमें एक विचार को लेकर के हर आदमी के पास चलेंगे, हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, मिल करके सब काम होगा। तो जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे इस तरीके को, तो हम जरूर जो है ना, मतलब अवश्य ही हमारी एकता बढ़ेगी और एकता से हमारे हर काम संभव हो गए। क्योंकि हमें विचार में नहीं बोल पाते, क्योंकि समय नहीं है। बर्फ बनने तक इंतजार बनाए रखिए। ये हमारी जो कोशिश है वो जरूर कामयाब होगी। हम गुरु के चरणों में बैठे हैं और गुरु से ये अरदास करेंगे और सब कर रहे हैं कि जो भी हम मेहनत करेंगे उसका फल जो है वो हमें ज़रूर मिलेगा। और एक बात यहाँ पर ये रखी है कि जब आप लोग सर्विस में होते हैं तो क्यों नहीं करते। तो मैं उनके लिए कुछ बोल, चलो हमारे मन में भी ये मलाल रहता है कि अब ये जो रिटायर आ गया यार, अब बड़ी समाज सेवा की बातें कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। देखो, जब सर्विस में होते हैं तो कुछ बंद से बताया गया आपको कि कुछ बंदिशें होती हैं, लेकिन ये बात आप सोच के चलिए कि इस कमरे में मान लो कि 20 आदमी बैठे हैं, उन 20 आदमियों से कितने सर्विस रिटायर पर्सन बैठे हैं और कितने प्राइवेट काम करने वाले बैठे हैं। ये सर्विस करने वालों का बड़प्पन है कि वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो बधाई का बात है। क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सैलरी आ रही है, वो वेल सेटल है। वो किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात अपने समय में उन्होंने क्या क्या किया, उसका एग्जाम्पल हम हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ मैं इंजीनियर द्रोह साहब का परिचित नहीं हूँ। आज मेरी इनसे दूसरी बार मुलाकात है। एक बार हम ज्वाला जी में मिले थे और एक बार आज मिल रहा हूँ, लेकिन वहाँ का वाक्य बताता हूँ भाटिया जी की अध्यक्षता में और हमारी के लिए। तभी आप लोग हमारा इस प्रकार से मार्ग जो संचालित कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप आते हैं और इतना सुनते हैं, बैठते हैं, इतनी आपकी कैपेसिटी है, इसके लिए मैं बड़ा ही आपसे प्रभावित हूँ, आप सभी से। तो अभी हमारे वक्त का ये चीफ इंजीनियर साहब जी बोल के गए, तो मुझे तो पूरी उनके अंदर जैसे कांसीराम जी, माननीय कांसीराम जी की सरकारी थी, और हमारे प्रिंसिपल साहब बोल के गए तो भी, और हमारे दूसरे प्रिंसिपल साहब, हमारे सीताराम जी, सभी ऑफिसर बोल कर गए, तो बड़ा अच्छा हमें अनुभव हो रहा था। बाकी आप लोग हमें गाइड करेंगे और कुछ लाइनें गाना चाहूँगी। वो जुनून
जुनून करो पैदा, वो जुनून करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में, वो जुनून करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। तालियां तालियां। दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों पढ़ लिख जाओ और कुछ बन जाओ तो 10% ना सही 5% अपने उस समाज के लिए भी रखना जो कि जिस समाज से तुम उठे हो। तो आरक्षण का जो हमारा प्रतिनिधित्व है, वो हमारा हक है, प्रतिनिधित्व है, वो रिजर्वेशन जो है, तो उसको बचाने के लिए तो हमें सभी को आगे आना भी, और आप लोग आ भी रहे हैं। हक अपने आरक्षण का हर हाल में लेना है, हक अपने आरक्षण का हर हाल में लेना है ताकत अब इतनी, है ताकत अब इतनी, बूढ़ों में जवानों में, है ताकत अब इतनी, बूढ़ों में जवानों में। वो जुनून करो पैदा, वो जुनून करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में। गाने में था, वो जुनून करो। मैं अगर मेरी बात से सहमत नहीं तो बोल ही रहा हूँ। यूथ नहीं आता ना, यूथ को पता ही नहीं है, आज के यूथ को पता ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उनको बोलो तो नहीं ये बात नहीं करना, आरक्षण की बात नहीं करना। हमारे लोग कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, उन्होंने अब तो होता ही नहीं कहीं नहीं। जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनको पता सब कुछ भुगत चुके हैं, भुगत चुके हैं तभी बात हो रही है। मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? जॉब में भी पता लगता है कि कहाँ क्या कितना भेदभाव होता है। तो भेदभाव तो जाति के तौर पर है, आर्थिक तौर पर थोड़ी है। आज हम उनका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं जी आरक्षण नहीं होना चाहिए जी, ये तो कुछ भी नहीं है जी, ये लोग खा जाएंगे। अभी कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो वहाँ पर एक आए हैं बेचारे, वो पंडित जी हैं बेचारे, बोलेंगे ना, तो वो बोल रहे थे मेरे साले की लड़की है, वो M.Com कर रही है। बेटी तो इसके लिए नौकरी के लिए कुछ देना एप्लीकेशन, तुम्हें तो मिल जाएगी ऐसे ही, तुम SC हो ना, तुम्हें तो कोटा मिल जाएगा, ऐसे कहते हैं लोग। हमारे हिमाचल प्रदेश से ये अभी महापंचायत का प्रारूप निकला है, ड्राफ्टिंग बनी है और इस पर मंथन होना है, इस पर विश्लेषण होना है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़नी है, बहुत सारी चीजें इसमें कुछ नई लानी है और बहुत सारे संगठन को और इसमें जोड़ना है। बहुत सारी अभी ऐसी जातियां हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और मुझे विश्वास है कि हम जल्दी इसमें कामयाब होंगे। साथियों, आपने बहुजन टीवी को देखा, बहुजन टीवी को सराहा, आपने कमेंट दिए और लाइक और शेयर किया, और जितना हमारा बहुजन मीडिया आज डेवलप होगा देश में, ये देश बहुजनों का होगा। बहुजनों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुजनों के अंदर बहुजन देश को चला रहा है। बहुजन के बहुत बड़े ऑफिस, बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग हैं और इस देश को अगर कोई चला रहा है, इस देश को अगर मेंटेन कर रहा है, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहा है, तो वो बहुजन है। साथियों, आपने हमारे चैनल को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। नेक्स्ट में हम जरूर इस तरह का कोई अन्य वीडियो आपके सामने जरूर लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय भीम।